हम अभी भारत में जहाँ रह रहे हैं और यहाँ की जो हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था है, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने पर जो पार्टियां हैं उनका एक असली रूप दिखाई देता है। उनके उद्देश्य और उनकी एक्टिविटीज जो है वो उजागर होती हैं। अब इसमें मेरी दो प्रश्न हैं, एक्चुअली दो चीज़ें। वैसे तो बहुत सी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, बहुत से कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, लेकिन दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स है, दोनों क्रिमिनल एक्टिविटीज में पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्व होना और क्रिमिनल्स का साथ लेकर के अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना या वोट लेना, ये दोनों ही बातें अभी जो देखने में आ रही हैं वो ज़्यादा है। सारी श्रम छोड़ करके किसी भी येन केन प्रकार जितना भी बदमाश तत्व है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, और इससे होता क्या है कि समाज के आम आदमी के दिमाग में एक क्रिमिनल को और एक अच्छे व्यक्ति को डिफरेंस करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। वो ये सोचता है ठीक है, ये बड़े बड़े लोग भी क्रिमिनल हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है ईमानदार होने की, हमें ईमानदार होकर क्या मिलने वाला है। तो इस पे आपका क्या विचार है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मीन्स पॉलिटिक्स कैसे होगा, किस तरह से होगा? हालांकि ज़्यादातर पॉलिटिकल कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी है ऐसा ही गुजरा है उनका समय। अमेरिका में वन टाइम 1911 वगैरह के टाइम में गुंडों का बहुत प्रभाव था पॉलिटिक्स पे, जो वहाँ पे डॉन्स थे उनके बहुत प्रभाव रहते थे। तो इसका कैसे हिंदुस्तानी व्यवस्था को देखते हुए आपका क्या विचार है कि कैसे इसका सुधार होगा? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा उलझा हुआ विषय है ये, और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में भी जाना आवश्यक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में समस्या थोड़ी सी भिन्न है, बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है पर थोड़ी सी भिन्न है। आपका जो प्रश्न है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सो जो भारत में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई है वो एक विशेष वर्ग को आगे करके की जाती है, और ये विशेष वर्ग जो आगे करके आया है ये आज का नहीं है, ये उस समय से है जब भारत के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ। भारत में जो परंपरा थी, जो राजा थे, जो बनते थे, उनकी एक बैकग्राउंड होती थी। उस बैकग्राउंड से उनके एक संस्कार होते थे, और उस संस्कार के कारण उनके ऊपर कुछ अंकुश होते थे, जिस कारण से व्यवस्था जो है वो ठीक ढंग से चलती थी। जब मुगल आए तो वो कोई राजा महाराजा तो थे नहीं कहीं के भी, वो तो एक ग्रुप ऑफ गुंडास थे जो लूट के कारण से अपने रेगिस्तान जैसी जगह जहाँ पर उनके कुछ उगता नहीं था, जहाँ उनके पास कुछ साधन नहीं थे, वहाँ से जहाँ से कुछ मिले वहाँ से लूटो। तो उस कारण से वो लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ करके कुछ भारत के हिस्सों पर उन्होंने अपना भारत के कुछ हिस्सों के उन्होंने जीता, वहाँ के कुछ राजा महाराजाओं को बंदी बनाया, उनके ऊपर अत्याचार किए और आम जनता के ऊपर भी अत्याचार किए। जो आम जनता थी हमारी, वो राजा की सेना वो उनकी रक्षा करती थी। आम जनता हमारी कभी भी खुद से सक्षम होकर के किसी भी तरह के उपद्रव के प्रति या किसी भी प्रकार के इस प्रकार के ऑर्गेनाइज गुंडाइज्म के लिए तैयार नहीं थी, जिस कारण से इन लोगों को जो है वो प्रोत्साहन मिला। और भारत में ये इस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ आई वुड से पॉलिटिक्स उस समय था कि राजा का राज जो है वो न्याय की आवश्यकता नहीं है, डंडे की आवश्यकता है। डंडे के जोर के उन्होंने चलाया, विच वॉज प्योर गुंडाइज्म, जिसमें मतलब संकोच से कहें या जोर से कहें, सत्य तो यही है कि यहाँ की जो मूल जो यहाँ के निवासी थे वो सब हिंदू थे, चाहे वो किसी भी राजा के अंडर थे। उन सबको मारा गया, काटा गया, जनेऊ काटे गए, उनको उनकी धार्मिक गतिविधियों के ऊपर जजिया लगाया गया, नहीं करने देंगे। इस गुंडाइज्म के अंदर बहुत से लोगों को जो मार दिया गया, कन्वर्ट कर देगा। अब जो कन्वर्ट हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी को भूलने के लिए
और जिनके कारण वो कन्वर्ट है, उनको ये बताने के लिए कि मैं आपसे ज़्यादा बड़ा मुसलमान हूँ, वो उनके साथ मिलकर और भी ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो ये जो अत्याचार वहाँ से प्रारंभ हुआ, जिस अत्याचार के कारण उन लोगों ने यहाँ की एक जनता के ऊपर अपना राज कायम किया, आई वुड से इट वॉज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इट वॉज द रूल ऑफ क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल्स का रूल था, तो वो क्रिमिनल्स के रूल के ऊपर उन्होंने आगे किया। उसके बाद चलते चलते भारत में अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेज आने के बाद फिर विद्रोह शुरू हुआ, फिर अपनी एक स्वतंत्रता की एक प्रारंभ हुआ कि किस तरह से आंदोलन प्रारंभ हुआ, कि इस आंदोलन से निकलते निकलते 1947 में भारत आज़ाद हो गया। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ हुआ। इस बीच में जो एक लोग क्रिमिनल्स के साथ मिल करके राज करते थे, उनको लगा कि अब ये जो डेमोक्रेसी आ रही है, जो अभी जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में जो है सब मिक्स हो गया है। जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, ये मिक्स होकर के एक आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी बनी रहे। उस आइडेंटिटी को बनाने के चक्कर में मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें तो अलग अपना एक देश चाहिए। अंग्रेज तो जो थे मक्कार थे, उन्होंने मौका देखा, उस मौके का फ़ायदा उठाकर हिंदुस्तान के कई विभाजन कर दिए हैं। पहले अफगानिस्तान अलग कर दिया, फिर पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश बाद में अलग हो गया। तो ये सारे जो थे, ये धर्म के आधार के ऊपर देश बने। तो लेकिन ये राष्ट्र नहीं थे, राष्ट्र तो हिंदू ही था। जो राष्ट्र की आत्मा थी वो हिंदू ही थी, ये राष्ट्र नहीं थे। ये गुंडाइज्म से निकले हुए कुछ दल थे जिन्होंने मिलकर के एक राज्य की, एक देश की स्थापना की, जिसको अंग्रेजों का सपोर्ट मिला। अब वहाँ बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चलो भी एक हमने खून का घूंट पिया कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। हिंदू तो कहते थे ठीक है, एक साथ रहते हैं। लेकिन जो इतिहास कहता है कि पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था और उधर से जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, उस चक्कर में दोनों प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते थे, इसलिए देश का विभाजन कर दिया गया। किसी सिद्धांत पर नहीं हुआ। सिद्धांत जो ऊपर से दिखाया गया, वो सिद्धांत सिर्फ इतना था कि हम जो है हिंदू और मुसलमान अलग इकट्ठे नहीं रह सकते, अलग रहेंगे। चलो भी अलग रहेंगे, फैसला हो गया। अब फैसला ठीक था या गलत हो गया, तो फिर यहाँ पर 4 करोड़ मुसलमान क्यों रख लिए गए? जाने देना चाहिए था उनको। फिर एक समझौता कर लिया गया। वो समझौता क्या था कि जो हिंदू यहाँ रहना, पाकिस्तान बांग्लादेश जो है उस समय रहना चाहते हैं, उनको उनकी धार्मिक आज़ादी दी जाएगी। जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं, उनका जो है यहाँ पर भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ख्याल रखेगी, उनके ऊपर भी कोई इस तरह से अत्याचार नहीं होगा। तो जो रहना चाहते हैं वो रहते हैं। तो जिन लोगों ने वोट किया था कि हम पाकिस्तान चाहते हैं, 4 करोड़ से अधिकांश जो मुसलमान जिन्होंने वोट किया था, वो तो यहीं रह गए। जो मुसलमान उस समय लाहौर, पेशावर वगैरह थे, उन्होंने तो शायद वोट किया नहीं था। जिन्होंने वोट किया वो गए नहीं, वो यहीं रह गए। जब वो यहीं रह गए तो उनकी मानसिकता तो वही थी, उनकी मानसिकता वही थी। उस मानसिकता को आगे बढ़ावा देने में अब यहाँ से शुरू होती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको जीतना है, क्योंकि चुनाव में और पार्टी भी खड़ी होती हैं, तो आप उस पार्टी से आगे बढ़े। तो इसलिए आपको एक ऐसा ग्रुप चाहिए, आपको एक ध्रुवीकरण चाहिए कि ये इस ध्रुव के ऊपर के मेरे को वोट एन ब्लॉक मिल सकता है। वो ध्रुव था मुस्लिम्स का। वो जो ध्रुवीकरण किया नेहरू जी के टाइम से, वो ध्रुवीकरण शुरू हुआ और वो ध्रुवीकरण आज 70 साल तक चल ही रहा है। इसको आप कह लीजिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको आप कह लीजिए कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम। बट यस, इसमें जो निहित स्वार्थ उस समय था 47 से पहले इन मुसलमानों का, वही आज है। आज भी वही है। आज भी बहुत सारे आपको मुसलमान मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हमारे इतने इस्लामिक देश हैं, अगर हम उनकी तरफ अपील करेंगे और उन्होंने भारत पर अटैक कर दिया तो भारत कहाँ रह जाएगा? अफगानिस्तान है, 56 और देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन भी उनका साथ देगा, तो भारत कहाँ रह जाएगा? वो इस खुशफहमी में रहते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि इजराइल दिल्ली से छोटा देश है, वो इन 56 देशों से अकेला लड़ रहा है, और इंडिया तो बहुत बड़ा है। तो किस खुशफहमी में हो
आज तक कौन सा इस्लामिक देश जो है वो बाकी देशों के मुसलमानों को स्वीकार करता नहीं करता। स्वीकार करने के लिए सिर्फ एक ही देश है जहाँ पर कोई भी आकर अपना अधिकार जमा सकता है कि जी मैं यहाँ आकर, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनको यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, दे दो जी। तो किस लिए दे दें? इसलिए दे दें कि वो यहाँ आएंगे, उनका वोट बनेगा। वोट किसको जाएगा? जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो एंटी हिंदू राजनीति करते हैं। मेरे विचार में ये जो क्रिमिनलाइजेशन हुई है, ये क्रिमिनलाइजेशन इतनी आसानी से ख़त्म हो नहीं सकती। इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें। इसको आगे बल कहाँ से मिला? इसको बल मिला मूलतः बिहार की राजनीति से, इसको बल मिला उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जहाँ पर कुछ ऐसे गुंडे खड़े हुए जिन्होंने अपनी उस इलाके की जो पॉपुलेशन थी, जो कि मुस्लिम बहुल थी, उसके जोर के ऊपर अत्याचार शुरू किए तो उन्होंने अपना एक फिefdom सा बना लिया। वो उस इलाके के राजा हो गए एक तरह। उनको प्रेशर, उनको किसका मिला सपोर्ट? उनको किसका मिला? यही जो सेकुलरवादी पार्टी है, उन्होंने उनको बढ़ावा दिया। अब उनको बढ़ावा दिया, एक आम आदमी को घर से निकाल करके उसके माँ बाप के सामने बच्चे के ऊपर तेजाब डालकर, ये मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ, जला दिया गया। अब आम जनता क्या सोचेगी? भैया तेजाब से जल के मरना है या इसकी गुंडागर्दी मान ले? बोले भैया इसकी गुंडागर्दी मान लेते, खत्म, मेरा क्या हो रहा है, ये बन जाए, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने, इसको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं मरने के लिए तो यहाँ नहीं हूँ। तो दो काम करेंगे वो, या तो उसकी गुंडागर्दी को मान लेंगे और जैसे वो रख रहा है वैसे उसके रहमो करम पर मारेंगे, या उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे कि कैराना में हुआ, क्षेत्र को छोड़कर लोग जाए, जैसा ये कश्मीर में हुआ। इतने सारे हिंदू जो थे, 5 लाख या कितने हिंदू परिवार वहाँ से उठ करके आ गए। क्यों? धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, उनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। लड़कियों को, माताओं को उठा करके वो ले जाते थे और वहाँ रह नहीं सकते, तो फिर क्या करें? छोड़ करके, अपने आलीशान घरों को छोड़ करके, अपने बड़े बड़े बाग बगीचों को छोड़ करके, कश्मीर जैसी जन्नत को छोड़ करके दिल्ली के आसपास के टेंटों में आकर रहने लगे, क्योंकि वो नारकीय जीवन उनको पसंद नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये जो गुंडाइज्म हुआ है पॉलिटिक्स के अंदर, कि गुंडों के प्राशय से जीता जाए, एक तो वोटों को एनवलप करते हैं वो, दूसरा ये गुंडा एलिमेंट है, डराएगा। आज भी वेस्ट बंगाल में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों को बोल दिया जाता है कि आप वोट डालने नहीं जाएंगे, आपके वोट डाल दी जाएगी, और अगर आप वोट डालने चले गए तो आपके घर को आग लगा दी जाएगी, आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा। तो वोट डालने नहीं जाते पर उनके वोट डल जाते हैं। ये जो गुंडाइज्म आया है पॉलिटिक्स में, जिसका फायदा उठा करके कुछ ग्रुप जो हैं वो ये करना चाहते हैं, इसको सिंपली लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं कह सकते, पर ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है ये स्टेट सब्जेक्ट रहेगा, स्टेट के जो लोग हैं, क्योंकि स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, जिसमें बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी जो है वो टीथलेस हो जाती है, लेकिन छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी टीथलेस नहीं होती है। तो उस चक्कर में ये उनकी अपीसमेंट करते हैं, उनके बल पर ये बात जीतते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है, पुलिस कुछ करेगी नहीं। संदेश खाली इज एन एग्जाम्पल, पुलिस FIR करने को तैयार नहीं है। तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स बीइंग रन बाय द क्रिमिनल्स इज द बेटर वर्ड टू से। इसका समाधान हर समस्या का होता है, इसका भी होगा। हमें इसको विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो समाधान मिलेगा। विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, इजराइल में क्यों नहीं है, ये हमें सीख लेनी पड़ेगी। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, गुंडाइज्म अमेरिका में भी था, अब नहीं है। और पॉलिटिक्स में वो गुंडाइज्म उस तरह से नहीं है। वो किस तरह से बदला, क्यों बदला? रशिया में नहीं है, इस तरह से नहीं है, किसी और तरह का होगा, चाइना में भी किसी और तरह का होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन के बेस के ऊपर खड़ा होकर के कोई एक ग्रुप ये कहे कि मैं ये करूँगा। जबकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम की पॉपुलेशन रशिया में या चाइना में कम है, और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते हैं, परंतु वहाँ कोई ब्रदरहुड की बात नहीं करता। वहाँ मस्जिदों के ऊपर भी जो पढ़ने वाला आपका जो कुरान है, उसकी जो बातें हैं
वो सरकार पास करती है कि इस तरह से करेंगे आप। वहाँ तो ईसाइयों को भी अपनी इबादत करने की उस तरह से इजाज़त नहीं जैसे कि वो यूरोपियन कंट्रीज में करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ ये एक सोल्यूशन है, पर मैं ये कहता हूँ फाइनली solution will come out of the strong implementation of law and order, which is an example set by Yogi Adityanath in Uttar Pradesh. A strong administrator. अब 7 साल से क्यों नहीं वहाँ दंगा हुआ, रामनवमी के जुलूस के ऊपर क्यों नहीं जाकर के वहाँ पर हुआ? तो ये एक सोल्यूशन